तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के साइंस की बुक का यानी विज्ञान की बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है। अब भैया इसमें पहले जो आपका नाम आ रहा है फसल, अब फसल होता क्या है? आप गांव में जाते हो, ठीक है, और गांव में जाने के बाद देखते हो कि किसी भी एक प्रकार की जो पौधे है उसकी बहुत दूरी तक क्या वही उसी प्रकार के पौधे उगे पड़े हैं। तो जब हम एक ही किस्म के पौधों को किसी बड़े पैमाने पर क्या करें, उगाएं या बोएं, उसे ही हम फसल कहते हैं। अक्सर आपने गांव में ऐसा देखा होगा कि एक ही प्रकार का जो पौधा बहुत बड़ी दूरी में, चाहे आपका खेत हो चाहे किसी और का खेत हो, सब पे एक ही प्रकार की फसलें पौधे उगते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब क्या फसल एक ही है? फसल में कई सारी कृषियाँ आती हैं, कई सारे पौधे आते हैं। क्या इसीलिए हमने क्या करा, फसल का वर्गीकरण कर दिया है कि सर्दी में जो उगेंगे उन्हें हम किसी और नाम से जानेंगे, जो बरसात में उगेंगे हम उन्हें किसी और नाम से जानेंगे। तो आओ हम देखते हैं फसलों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो क्या पहले के खरीफ फसल जो वर्गीकरण हुआ है, तो खरीफ फसल और रबी फसल। अब भैया खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल बोले तो क्या ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाए। किसमें? वर्षा ऋतु। और भारत में वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? जून से लगा के सितंबर तक होती है, यानी इसी टाइम पे क्या होती है, बारिश होती है। तो इस टाइम पे जितनी भी फसलें उगेंगी उन्हें हम बोलेंगे क्या, खरीफ फसल। ठीक है। अब खरीफ फसलों में कुछ मुख्य फसलें हैं जो आपने अक्सर खाई हैं, क्या, जैसे धान यानी चावल, मूंगफली और कपास, इसके अलावा क्या, सोयाबीन। ये सब कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि किसके अंदर आती हैं, खरीफ फसलों के अंदर आती हैं। अब भैया दूसरा क्या प्रकार है? दूसरा है रबी फसल। ऐसी फसलें जो शीत ऋतु यानी सर्दियों में उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। और रबी फसल का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है गेहूँ। क्या? गेहूँ। हमारे सबके घर पे क्या रोटी बनती है और किससे बनती है? गेहूँ से बनती है। तो गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर होगी और सरसों। इसके अलावा कई सारी फसलें और भी होती हैं। और कई जो छोटे छोटे इलाके होते हैं उधर हम क्या, गर्मियों में भी सब्जी और दाल के पौधे उगा लेते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है आधारिक फसल पद्धतियाँ। आधारिक फसल पद्धतियाँ क्या होती हैं? या आप आधारिक फसल पद्धतियाँ बोल लो या कृषि पद्धतियाँ बोल लो। क्या अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जो आपकी रबी फसल थी, खरीफ फसल थी, ये जैसे ही महीना आया अपने आप फसल आ जाती हो, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो क्या होता है, क्या आप कोई भी फसल उगाने यानी कोई भी पौधा उगाने में क्या आप जितनी भी चीज़ें, जितने भी कार्य करते हो उन्हें ही बोलते हैं कृषि पद्धतियाँ। अब आप एक बार कृषि पद्धति की डेफिनेशन देख लो। फसल उगाने से लेकर फसल भंडारण करने तक की जो भी कार्य किए जाते हैं कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। ठीक है। यानी कि आपने एक कुछ भी कार्य किया वो क्या कहलाएंगे, कृषि पद्धतियाँ कहलाएंगे। अब कृषि पद्धति जो कृषि को उगाने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं वो इसी नंबर के अनुसार आपको याद भी करने, क्योंकि पेपरों में पिछले 3-4 साल से ये पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं मिट्टी तैयार। अब मिट्टी तैयार करने में हम क्या करेंगे, जो मिट्टी है उसका अपर्दन करेंगे यानी उसे खोखला बनाएंगे, उसमें हल जोतेंगे जिससे मिट्टी क्या हो, भुरभुरी सी हो जाए, खोखली हो जाए। अगला हम बुआई, यहाँ बुआ नहीं आ रही है, यहाँ पर क्या हमें बीज डालने मिट्टी के अंदर, तो क्या हो गया, बुआई। अगला फिर जब हमने बीज डाल दी तो अब उसे खाना भी देना पड़ेगा। अब खाना कैसे देंगे, खाद एवं उर्वरक डालकर। फिर जब खाना दे दे तो उसे प्यास लगेगी, अब प्यास क्या करेंगे हम, सिंचाई यानी पानी डालेंगे। इसके बाद आता है अपना क्या, खरपतवार से सुरक्षा, यानी क्या कुछ ऐसे पेड़ पौधे उगे आते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते, यानी जिन्हें हम जंगली पेड़ पौधे बोलते हैं। तो हम क्या उसको उखाड़ेंगे और उसको हटाने की जो प्रक्रिया उसे बोलते हैं खरपतवार। फिर अगला, जब हमने पेड़ उगा दिए, सब कर लिया, तो अब क्या करेंगे, जब हमारा पेड़ पक जाएगा, फसल उग जाएगी, तो हम उसे करेंगे क्या, काटेंगे। अब काटने के बाद क्या करेंगे, अब काट लिया तो खेत में तो खुला छोड़ नहीं सकते, तो उसे हम क्या करेंगे, भंडारण करके या तो उसे अपने उपयोग के लिए या फिर मार्केट में बेचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सारे कार्य देख लें। अब हम प्रत्येक कार्य के बारे में बारी बारी से बहुत विस्तार से जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अपना फसल उगाने के लिए जो सबसे प्रथम कार्य किया जाता है वो किया जाता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना क्या मतलब, क्या जो आपकी जो मिट्टी है उसको फसल के हिसाब से ढाल देना, यानी ताकि उसके अंदर जो फसल है बहुत अच्छी तरीके से उग सके।
ऐसा तो है नहीं कि सूखी मिट्टी पे आप पौधे उगा दो या बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी पे पौधे उगा दो। क्या मिट्टी को तैयार करके क्या करा जाता है, फसल के हिसाब से, जैसे हमें फसल उगानी उस हिसाब से हम अपनी मिट्टी को तैयार कर देते हैं। ठीक है, अब मिट्टी तैयार हम क्यों करते हैं? क्या हमें फसल उगानी, हमें पता है कि हमारी जो मिट्टी है उसके कुछ हिस्से तक ही, जो मतलब जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है यानी पोषक तत्व है वो मिट्टी के कुछ हिस्सों तक ही मौजूद है। अगर हम बार बार जो मिट्टी है उसके ऊपर बार बार एक ही प्रकार मतलब हम पौधे उगाते जाए तो जो पोषक तत्व वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर और ऊपर वाली मिट्टी को क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। और इसकी वजह से क्या, जो मिट्टी पुलपुली रहती है, और पुलपुली रहेगी तो क्या रहेगा, जो केंचुए हैं और जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि बढ़ेगी, और जब वृद्धि बढ़ेगी तो हमारी फसल क्या बहुत अच्छी उत्पन्न होगी। क्या, अब मिट्टी तैयार होगी। अब मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं। अब जुताई क्या होता है, मिट्टी को उलटना और पलटना ही क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। यानी ऊपर नीचे करना ही क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। अब हमारी कृषि के दौरान जितने भी प्रकार के औजार यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कृषि औजार। जैसे कि जुताई के लिए हम हल का यूज करते हैं। हल क्या, लकड़ से बना एक बहुत प्राचीन काल से चला आता एक क्या है, औजार है, जो कि हम क्या खेतों में मिट्टी को उलटने पुलटने यानी जुताई करने के लिए उपयोग करते हैं। अगला है हमारा कुदाली। क्या, कुदाली क्या, जब हमारे खेतों में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खरपतवार वगैरह उग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुदाली से उन खरपतवारों को उखाड़ फेंकते हैं। अगला हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर वर्तमान समय में यानी अभी के टाइम पे एक आधुनिक क्या है, ट्रैक्टर में उपयोग होने वाले कई सारे हल का एक बना ग्रुप होता है, जो कि लोहे का बना होता है, जिसे ट्रैक्टर की सहायता से क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जिसकी वजह से क्या, एक तो अपना टाइम भी बचता है और श्रम भी बचता है। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो बच्चों, अपना अगला कार्य फसल उगाने के लिए सबसे जरूरी होता है क्या, बुआई यानी बुआई, है ना। बुआई भाई क्या, यहाँ पर बुआनी बुलानी है, यानी क्या, हमें अब मिट्टी के अंदर बीज डालने हैं। ठीक है, अब क्या बीज डालने, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बीजों को ही क्या चुनना पड़ेगा, यानी बीजों का चयन करना पड़ेगा। अब बीजों का चयन कैसे कर सकते हैं, या तो आप मार्केट से जाके जो बीज हैं वो लेके आ सकते हैं, और या फिर क्या, आप कुछ बीज लीजिए और उनको पानी के अंदर डालिए। पानी के अंदर आप जब डाल देंगे तो कुछ बीज क्या होगा, थोड़ी देर बाद पानी के ऊपर आ जाएंगे। तो उन बीजों को लेके के आपको फेंक देना है, और जो पानी के नीचे यानी सतह पे जो बीज है उन्हें उठाकर अपने खेतों में बुआई कर देनी है। अब बुआई जो होती है क्या, अलग अलग जगहों पर अलग तरीक़ों से होती है। ठीक है, पारंपरिक औजार और सीड ड्रिल। ठीक है, अब जो पारंपरिक तरीका है उसमें या तो हम क्या हाथ से बीज डाल देते हैं, ऐसे थैला लेते हैं और मुट्ठी से ऐसे ऐसे करके डाल दे रहे थे। और एक सेकंड तरीका क्या होता है कि जो गाय या भैंस जो हमारी होते हैं, ठीक है, उसमें क्या एक हल जैसा जो आकार का एक हम उसमें साफ्ट जोड़ते हैं, और साफ्ट जोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसमें एक कीप यानी फनल जैसा, आपने सबने देखा होगा ऐसे करके एक फनल जैसा, वो फनल जैसा आकृति का एक पाइप जैसा लेते हैं, और उसके ऊपर क्या हम हाथ से बीज डालते रहते हैं और ये मिट्टी के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें क्या हमारा जो पारंपरिक तरीका है वो ये दो है। इसके अलावा आता है सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल में क्या होता है, आधुनिक समय पे क्या ट्रैक्टर में हम एक क्या कर देते हैं, सीड ड्रिल को जोड़ देते हैं, और सीड ड्रिल में क्या एक बार में हमें जितने बीज डालने उतने बीज डाल दें। और क्या सीड ड्रिल में डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो बीज है वो एक समान दूरी पे क्या जाता जाएगा, और अपने आप जब वो सीड ड्रिल वहाँ से आएंगे जाएगी तो मिट्टी से वो जो बीज है आपका ढक जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो मिट्टी से ढके बीज हैं उन्हें चिड़िया वगैरह भी नहीं खा पाते, और जिसकी वजह से क्या होता है, बीज जो हमारे पेड़ पौधे हैं बहुत ईजिली उग जाते हैं। तो चलिए हम इसके बाद चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो बच्चों, अपना अगला टॉपिक खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक होता है क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इससे हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, क्या किसान या हम अगर अपने खेत में एक ही मतलब लगातार फसल उगाते रहते हैं, और फसल उगाने की वजह से क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसकी जो पोषण तत्व होते हैं वो क्या कम हो जाते हैं। अब भैया पोषण तत्व क्या होते हैं, तो क्या एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लो क्या कि आपकी बॉडी है और आप लगातार काम करते जा रहे हो एक ही प्रकार का, तो थोड़ी देर के अंदर आपके अंदर क्या एनर्जी की कमी पड़ेगी।
अब जब एनर्जी की कमी पड़ जाएगी तो आप क्या काम करना बहुत धीरे धीरे चालू कर दोगे, मतलब काम धीरे धीरे करना और फिर एक बार में बंद कर दोगे। सेम इसी प्रकार के मिट्टी के साथ होता है। मिट्टी क्या, जब एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाती रहती है तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की क्या कमी पड़ जाती है। इन्हीं पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो खाद या उर्वरक कहलाते हैं। आशा करता हूँ बच्चों इतना से एकदम अच्छे से समझ आया होगा। अब ये खाद और जो उर्वरक होते हैं वो होते क्या है, तो हम बारी बारी इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो बेटा खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे और या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। क्या जो खाद होता है जैविक पदार्थ मतलब क्या, एक जीवित, क्या जो जीवित चीजें हैं उनका एक पदार्थ है, ठीक है। अब वो पदार्थ क्या है, अपशिष्ट है, मतलब जो हमारा वेस्टेज होता है यानी एनिमल्स का चाहे हमारा चाहे प्लांट्स का, ठीक है, वो क्या उसे हम एक गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डालने के बाद थोड़े टाइम बाद उसे जो सूक्ष्म जीव है उसे खाद में परिवर्तन कर देते हैं, तो खाद कहलाता है वो। अब भैया उर्वरक क्या होता है, उर्वरक का भी इस्तेमाल हम क्या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उर्वरक क्या होता है, उर्वरक जो होता है एक रासायनिक पदार्थ होता है। रासायनिक पदार्थ यानी क्या, जो कि फैक्ट्रियों में बनाया जाए, और क्या इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए क्या यूरिया, क्या सफेद सफेद से साबुदाने जैसे बीज वो होते हैं गोलियां सी, और उसे हम खेतों में डालते हैं तो वो यूरिया होता है। और कहाँ बनता है वो फैक्ट्री में बनता है। क्या जो उर्वरक होते हैं ये किसी एक पोषक तत्वों में ही क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरिया है, अमोनिया है और एनपीके है। भाई एनपीके क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। खाद एवं उर्वरक में अंतर, ठीक है। खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, यानी भैया दोनों ही तो मिट्टी के काम आते हैं। बेटा मिट्टी के तो काम आते हैं, तो हमने बात करी थी एक क्या है जो जीवित जंतु है उनका अपशिष्ट, और एक क्या है रासायनिक पदार्थ है, यानी एक कार्बनिक है और एक रासायनिक है। तो हम इनके बारे में बारी बारी कैसे दोनों में डिफरेंस है उनके बारे में बात कर लेंगे। तो हमारे राइट हैंड पे जो इस टाइम है वो है क्या खाद, और जो लेफ्ट हैंड पे है वो है क्या उर्वरक। तो हम क्या अपने जो इसके टॉपिक के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या खाद होता है क्या, अभी हमने पहले पढ़ा, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। क्या जो खाद है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष, यानी जो गोबर होता है वो क्या अपशिष्ट है, और पौधे के अवशेष यानी जो पौधे होते हैं सड़ जाते हैं कट या जैसे पड़े रहते हैं, ठीक है, वो अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यानी इसे जब सूक्ष्म जीव खा लेते हैं तो ये क्या तब जाकर ये खाद बनता है। अब भैया तो उर्वरक क्या होता है, क्या उर्वरक एक मानव निर्मित लवण यानी एक मानव निर्मित पदार्थ है जो कि कहाँ फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, यानी केमिकल का यूज किया जाता है उसे बनाने के लिए, ठीक है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। भाई देखो खाद को खेतों में बनाया जा सकता है। घूरा यानी क्या, घरों के बाहर हम जहाँ पर क्या एक गड्ढे के अंदर गोबर वगैरह डालते हैं गाय भैंसों का, आपने गाँव में देखा होगा, उसे घूरा बोलते हैं, तो उसके अंदर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब उर्वरक जो है वो कहाँ बनाए जाते हैं, उर्वरक का जो उत्पादन है यानी जो जहाँ पर बनाने वाली जगह है कहाँ पर बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में। कहाँ पर बनाया जाता है, फैक्ट्री में। और खाद कहाँ पर, या तो खेतों में या घरों के बाहर जो गड्ढे बनाते हैं यानी घूरे, उसमें बनाया जा सकता है। अगला टॉपिक है हम अगला जो थर्ड पॉइंट है हमारा खाद का, वो क्या है, खाद से मिट्टी को हुमस यानी क्या, मिट्टी के अंदर क्या थोड़ी थोड़ी नमी, क्या जो खाद का यूज करते हैं तो क्या मिट्टी के अंदर थोड़ी थोड़ी नमी रहती है, जिसमें कि हमारे केंचुए हो गए और जो अन्य सूक्ष्म जीव बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगला इसमें क्या है, उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हम केमिकल डालते हैं तो क्या ही नमी प्राप्त होगी, ठीक है। अगला है खाद में पादप पोषक तत्व कम होते हैं। क्या जो खाद होती है अपनी, ठीक है, वो होती हेल्थी है, पर क्या जो उसमें पोषक तत्व होते हैं वो कम होते हैं, किसके मुताबिक, उर्वरक के मुताबिक। यानी उर्वरक में बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें कम होते हैं, जैसे कि दिखा है यहाँ। उर्वरक पादप में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। क्या ये सभी जो होते हैं उर्वरक में अच्छी मात्रा में होते हैं, पर खाद में थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, खाद के लाभ की। तो हम स्टार्ट करते हैं खाद का लाभ। खाद के लाभ यानी क्या, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ठीक है। आपकी जो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो टॉपिक है खाद के लाभ। अब खाद के लाभ होते क्या है, क्या अगर हम खाद का यूज़ करते हैं अपने खेतों में तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। क्या
इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या, यानी जो मिट्टी है उसके अंदर पानी को रोकने की क्षमता, यानी पानी को रोकने की क्षमता क्या बढ़ जाती है, जिससे पानी जो मिट्टी है वो पानी का धीरे धीरे उपयोग करती रहती है। ठीक है, अगला टॉपिक है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरल हो जाती है, जिससे गैस का आना जाना यानी विनिमय आसानी से होता है। क्या, जब हम मैनुअल का उपयोग करते हैं तो मैनुअल का उपयोग करने की वजह से क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी और कैसे हो जाती है, सरल हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या, जो गैस है यानी जो नीचे जो भी गैस बन रही है वो ऊपर जा सकती है और हवा जो है वो नीचे जा सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। यानी क्या, हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर क्या कुछ मित्र जीवाणु होते हैं, जैसे कि केंचुए भी हैं, राइजोबियम भी है। तो क्या इसकी वजह से क्या होता है, मैनुअल का जब हम उपयोग करते हैं तो केंचुए और राइजोबियम की वृद्धि होती है। अगला टॉपिक है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। यानी क्या, जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है यानी संरचना है वो बहुत हद तक अच्छी हो जाती है। यानी कहीं पर मिट्टी टाइट है तो वहां भी कैसी हो जाएगी, मिट्टी एकदम मतलब बोलते हैं ना भुरभुरी सी, वहां से स्ट्रक्चर उसका ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगला टॉपिक सिंचाई की तरफ। सिंचाई, सिंचाई यानी खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अब जिस प्रकार एक इंसान को, ठीक है, यानी एक इंसान को पानी, अगर वो पानी ना पिए तो क्या थोड़े टाइम बाद वो मर जाएगा, है ना। सेम उसी प्रकार क्या, अगर हम फसलों को भी पानी ना दें तो वो भी सूख जाती है, यानी कि वो भी मर जाती है। तो इसीलिए क्या, जो पेड़ वगैरह जो हमारे खेत के अंदर जितनी भी फसल होती है उसे जो हम जब हम पानी देते हैं तो वो हमारा सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अब सिंचाई की जो एकदम सटीक परिभाषा है वो क्या है, क्या निश्चित समय अंतराल पर खेत में जल देना ही क्या सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अब भैया ये सिंचाई जो हम जो जल देते हैं वो कहाँ कहाँ से देते हैं, तो बेटा इसे बोलते हैं सिंचाई के स्रोत यानी जल स्रोत। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से हम मतलब पानी जो लेके खेतों में डाल सकते हैं, तो क्या पहला तो ऑप्शन होता है अपने गांव में कुआं, नलकूप। ठीक है, नलकूप कह लो, जलकूप कह लो। ठीक है, अगला है तालाब, गांव में क्या तालाब झीलें भी होती हैं। अगला फिर नदी, फिर बांध, फिर अगला है नहर। ठीक है, इसके अलावा भी क्या आजकल जो ट्यूबवेल चल रहे हैं वो भी क्या है, सिंचाई के स्रोत, जल स्रोत है। ठीक है, अब क्या सिंचाई पुराने समय पर दूसरे तरीके से की जाती थी और वर्तमान समय में दूसरे तरीके से की जाती है। तो अब कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, जो पुराने समय के जो तरीके थे उन्हें हम बोलते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके यानी पारंपरिक विधियां, और सिंचाई जब हम अब जो करते हैं यानी जो आजकल हम देखते हैं वो क्या सिंचाई के आधुनिक तरीके कहलाते हैं। ठीक है, अब सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके थे वो कौन कौन से थे और आधुनिक तरीके थे वो कौन कौन से थे, तो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में से था एक मोट। तो मोट में क्या होता था, एक कुआं होता था, कुएं में एक रस्सी होती है और रस्सी में क्या, या तो बाल्टी या बाल्टी जैसी ही कोई अदर चीज, जैसे कि मतलब जिसके अंदर से पानी रिसाव ना हो वो चीज कुएं में डालते थे, कुएं से मतलब कुएं में डाली और भरी और फिर रस्सी से खींच के खेत में पलट दी। ये तरीका हमारा मोट कहलाता था। फिर अगला तरीका है चैन पंप। अब ये चैन पंप क्या होता था, चैन पंप में एक रस्सी होती थी, ठीक है। अब मान लो क्या ये कोई ऐसे रस्सी है, यहाँ पर कोई बाल्टी बंधी पड़ी है, अब यहाँ से रस्सी इधर होगी और नीचे क्या यहाँ पर कुएं टाइप का होगा और यहाँ से क्या ये रस्सी घूमेगी, ये चक्रा बार बार घूमता जाएगा और पानी भरेगा और गिराएगा, पानी भरेगा और गिराएगा। और अपना अगला तरीका है क्या, ढेकली। ढेकली में क्या होता था, ढेकली में लाइका क्या तराजू होती है, उस तरीके से क्या कुएं के बीचों बीच में एक मतलब कुएं के ऊपर एक लकड़ बांध देते और लकड़ के एक साइड क्या पत्थर बांध देते थे और दूसरी साइड बाल्टी। जैसे क्या बाल्टी भरने के लिए हम उसे डालते थे, मतलब जो कुएं के अंदर बाल्टी को डालते थे लकड़ के सारे, लकड़ भर जा जैसे पानी भर जाता था वो बाल्टी अपने आप ऊपर आ जाती थी और वहां से क्या हम किसके अंदर, खेतों के अंदर उस बाल्टी को खाली कर देते थे। तो ये तरीका हमारा ढेकली कहलाता है। अगला है राहट। राहट में क्या होता था कि मान लो कोई भी एक एनिमल, ठीक है, उस एनिमल को हम क्या करेंगे, एक जगह बांध देंगे और उस एक जिस चरखे पे बांधेंगे तो वो इधर घूमती रहेगी और इसी के साथ दूसरा जो उसका कनेक्शन होता है वो जाता है कुएं के पास। और मान लो ये कुआं है आपका, ठीक है, अब कुएं के ऊपर यहाँ चरखा और यहाँ पर खूब सारी बाल्टियां होंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर वो जानवर घूमेगा, चाहे वो आपका कोई भी जानवर हो, गधा हो, गाय हो, भैंस हो, ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर वो जानवर घूमेगा और यहाँ से इसका कनेक्शन रहता था,
ठीक है। और ऐसे ऐसे ये चरखा घूमता, और चरखा घूमने की वजह से कुएं का पानी धीरे धीरे क्या खेतों में जाने लगता, तो इस तरीके को हम बोलते थे राहट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसके, सिंचाई के आधुनिक तरीके पे, ठीक है। सिंचाई का आधुनिक तरीका जो है वो है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र आपने वर्तमान समय पे कहा, आप कहीं ना कहीं पार्क में घूमने गए होंगे, ठीक है, पार्क में या किसी होटल में, होटल के बाहर ये बगीचे से होते हैं उसमें, अब आपने देखा होगा क्या कि उसके अंदर क्या होता है कि पानी को ऑन कर दिया जाता है, और पानी जैसे ऑन करते हैं वो पाइप से पूरे खेतों में रहता है, और खेतों में क्या जगह जगह उसका ऐसे करके बाहर की ओर कुछ पाइप निकले रहते हैं, और जब उस पाइप से पानी जाता है तो पानी चारों ओर एकदम लाइका, जैसे हम फुब्बारे का जो घर में जो वॉशर फुब्बारा होता है, क्या बोलते हैं उसे, बाथरूम में, जैसे हम उसको नीचे नहाते हैं वैसे उसे उल्टा कर दो तो वो दूर दूर तक पानी फैलाता है, तो वो क्या कहलाता है, छिड़काव तंत्र। अगला जो तरीका है वो वर्तमान समय पे ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र से होता है क्या, पानी की एक तो बचत होती है, ठीक है, और प्लस में क्या, हम पौधे को अधिक से अधिक पानी भी दे सकते हैं जो अपने अकॉर्डिंग है, और उसमें पानी की वेस्टेज भी कम होती है। इसमें क्या होता है, पूरे खेत में हम क्या पाइप को बिछा देते हैं, और पाइप को बिछाने के बाद जहाँ जहाँ हमें पानी देना होता है, मान लो 2 पौधे के लिए, 3 पौधे के लिए, तो इसके अंदर क्या छेद कर देते हैं मिट्टी के अंदर ही, पाइपों को खेतों में बिछा दिया और उसके अंदर क्या छेद कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, बूंद बूंद करके पूरे दिन पानी दो, चाहे जब आपका मन करे तब पानी दो, जिसकी वजह से जो पौधों के अंदर जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है, कि पौधों में 90% तो पानी होता है। तो क्या ये हमारा ड्रिप तंत्र हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक खरपतवार की तरफ। तो बच्चों अपना टॉपिक है क्या, खरपतवार से सुरक्षा। अब भैया खरपतवार से सुरक्षा तो हम कर लेंगे, पहले तो खरपतवार कहते किसे, क्या आपने फसल उगाई, ठीक है, अब आपने पूरी फसल उगाई, अब फसल के साथ साथ क्या कुछ घास फूस उग जाती है, ठीक है, या कुछ जंगली पौधे उग जाते हैं, इन्हें ही क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब एकदम खरपतवार की जो आपकी परिभाषा उसे पढ़ लेते हैं। खेत में कुछ ऐसे अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इन्हें ही क्या खरपतवार कहते हैं, ठीक है। अब खरपतवार क्या, अब समझे आप, अगर नहीं समझे तो क्या, आपने फसल उगाई, फसल जब आपने फसल उगाई तो फसल के साथ साथ क्या कुछ घास फूस उग जाते हैं और कुछ जंगली पौधे उग जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो अगला अपना टॉपिक आता है निराई। अब भैया ये निराई क्या होती है, ठीक है। अब निराई क्या, जब ये मतलब क्या, ये आपकी फसल के साथ ये कुछ पौधे उग गए, ठीक है, अब कुछ पौधे उग गए तो चलो कोई बात नहीं, उग गए, अब क्या आप इन पौधों को उस खेत के अंदर बने रहने दोगे, नहीं ना, क्यों, अगर आप बने रहने दोगे तो आपके जो फसल है उसका सारा पोषक तत्व कौन खा लेंगे, ये खरपतवार ही खा लेंगे। तो क्या अब आप इन सबको हटाओगे, तो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निराई कहते हैं। यानी खेतों में जो अवांछित पौधे हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया को ही क्या, निराई कहते हैं। अगला आ जाता है खरपतवार नाशी। क्या अब खरपतवार नाशी आप क्या अपने हाथों से, मतलब पुराने तरीके में तो क्या हम अपने हाथों से जितने भी खरपतवार पौधे होते थे उन्हें हटा देते थे। वर्तमान समय पे क्या करते हैं हम लोग कि जो खरपतवार, मतलब खेतों के लिए हम खरपतवार नाशी लेके आ जाते हैं। अब उसमें होता है क्या कि कुछ रसायन होते हैं जैसे कि 2,4-D, ठीक है। अब 2,4-D क्या करेंगे, हम एक अपने किसी भी टैंक में डालेंगे और पिचकारी जैसी एक हमारी, अक्सर देखी होगी आपने, ऐसे करके खेतों में लोग छिड़काव करते थे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फसल के ऊपर उससे छिड़काव करेंगे, और जब उससे छिड़काव करेंगे तो जितने भी हमारे खरपतवार थे, जितने भी हमारे खरपतवार होंगे उस खेत के अंदर, वो सारे अपने आप ही मर जाएंगे और हमारी फसल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, ठीक है। और जो मतलब अगर हम कहें तो खरपतवार नाशी क्या, जो हमारे पेड़ जितना भी हमने इस्तेमाल किए, मतलब अपने खरपतवार को मारने के लिए जितने भी रसायनों का उपयोग किया, वो हमारा खरपतवार नाशी कहलाता है। हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है कटाई, ठीक है। अब कटाई कहते किससे हैं, क्या आपने इतनी सारी मेहनत करी, इतने प्रकार की मेहनतें करी, सबसे पहले आपने इतना सारा काम किया, ठीक है, अब सारा काम करने के बाद क्या फसल पक गई, ठीक है, अब फसल पक जाएगी तो फसल को आप खेत में तो छोड़ोगे नहीं, ठीक है, उसे घर भी लाना है, तो घर लाने से पहले क्या आप उसको काटोगे, क्या यानी कि फसल पक जाने के बाद जब आप उसको काटते हो, ठीक है, या उसको पूरा उखाड़ लेते हो, वो आपका क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है, ठीक है। यानी कि क्या, अगर मैं कहूँ तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है, ठीक है। अब कटाई या तो आप क्या अपने हाथ से मैनुअली दरांती की सहायता से, ठीक है, एक ऐसे टाइप का ऐसे करके होता है, उसकी सहायता से क्या
आप एकदम धरातल से उसे काट सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप धराती का उपयोग करोगे। अगर आप मशीन का उपयोग करते हैं जिसे बोलते हैं हार्वेस्टर, ठीक है, अगर आप हार्वेस्टर का यूज़ करते हो तो क्या ये मशीन होती है और मशीन का उपयोग करते हो तो वो हार्वेस्टर द्वारा भी कटाई की जाती है, ठीक है। अब हार्वेस्टर किससे काट दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्रेसिंग की, किसकी, थ्रेसिंग। अब भैया ये थ्रेसिंग क्या होता है, ठीक है, क्या काटी गई फसल, आपने इतनी मेहनत से फसल काटी, ठीक है, अब उस फसल को डायरेक्ट तो आप घर ले जा नहीं सकते, तो क्या उसमें से आपको बीज को अलग करना पड़ेगा और भूसे को अलग करना पड़ेगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि काटी गई फसल से, क्या काटी गई फसल से बीज और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब चलो ये हो गया, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक जो दिया गया फटक कर यानी विनोइंग, ठीक है। अब क्या होता है, हर जो किसान होता है उसका खेत बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, ठीक है, तो उसे हर बार थ्रेसिंग मशीन की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो खेत होता है, ठीक है, अपने खेत को क्या करेंगे, अपने खेत में जितनी भी फसल है उसे काट लेंगे और काटने के बाद उसे फटक फटक कर क्या करेंगे, भूसे को और बीज को अलग करेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या विनोइंग कहते हैं। क्या विनोइंग यानी छोटे खेत वाले किसान बीज और भूसे को फटक कर अलग अलग करते हैं, इसे ही विनोइंग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अगर आपको यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो आप बता दें, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है भंडारण, ठीक है। अब भंडारण होता क्या है, क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसकी बात हम अब अपने इस टॉपिक में बात करते हैं, ठीक है। तो भंडारण कहते किसे, पहले हम ये जान लेते हैं। क्या फसल के दानों यानी कि अनाज यानी बीजों को एक साथ लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया उसे हम क्या भंडारण कहते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हमने बीज इकट्ठे रख दिए और वो खराब हो गए वो भी भंडारण कहलाएगा, तो वो भंडारण नहीं है। अगर आपके बीज अगर सही सलामत है तभी वो भंडारण कहलाता है, ठीक है। भंडारण करने से पहले क्या हमें अपने बीजों को बहुत अच्छे तरीके से सुखाना होता है। और क्यों सुखाना होता है, अगर बीज अच्छे तरीके से सूखेंगे नहीं तो उसके ऊपर जीवाणु, कवक और या वो बीज ही अंकुरित हो जाएंगे, और जब वो ये सब अंकुरित वगैरह या उस पर जीवाणु वगैरह लग गए तो बीज हमारे फिर किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए भंडारण करने से पहले हम क्या अनाज को यानी बीज को या दानों को बहुत अच्छे से सुखा लेते हैं और उसके बाद हम उसको भंडारित करते हैं, ठीक है। अब क्या भंडार हम कहीं भी तो कैसे भी जैसे खुले में करके तो नहीं रख सकते, तो भंडारण करने के लिए हम क्या भंडारण के लिए उपयोगी वस्तु, अब भंडारण जो हम करते हैं, ठीक है, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं या और कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले जो छोटे किसान होते हैं वो जूट के बोरे में यानी जो ऊन वाले बोरे होते हैं उसमें क्या करते हैं, अपने अनाज को स्टोर करके रख देते हैं, या फिर जो टंकी होती हैं जो आपने देखो टंकी ड्रम उसमें रख देते हैं, ठीक है। और फिर या तो जो बड़े बड़े थोड़े बड़े टाइप के किसान होते हैं या जो आपके मंडी वाले जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, भंडार गृह बना लेते हैं। उस भंडार गृह में क्या उन जितने भी अनाज हैं, आपके दाने हैं, फसल है, उसको भंडारित करके रखते हैं, ठीक है। अब यही काम क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी करती हैं, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो यूज़ करती हैं वो साइलो का यूज़ करती हैं। अब ये साइलो क्या होता है, तो आप कभी ना कभी किसी फैक्ट्री को आपने देखा होगा तो क्या उसमें बहुत बड़ी बड़ी टंकी होती है, ठीक है। अब जो ये बहुत बड़ी बड़ी टंकी है ना यही साइलो कहलाती है, ठीक है। साइलो क्या है, साइलो एक प्रकार साइलो आकार में एक बड़ी टंकी होती है जिसमें क्या अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या आपके भंडारण किसे कहते हैं, ये हो गया भंडारण कहाँ कहाँ किया जाता है, ये हो गया, ठीक है बेटा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, आप जब तक क्या इसको नोट करो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है जंतुओं से भोजन। क्या अकेले हमें प्लांट से या पेड़ पौधे अपन को खाना नहीं देते, ठीक है। तो कुछ जो जानवर है, क्या इंसान जो है कुछ जानवरों को भी खाते हैं या कुछ जानवरों के चीज़ों को भी यूज़ करते हैं, जैसे आप गाय का दूध का उपयोग करते हो या मुर्गियों का अंडों का, ठीक है, और या फिर सीधे सीधे मछली का, ठीक है। तो क्या अब या तो हमें केवल प्लांट यानी पौधे खाना दे रहे हो, अब क्या जंतु भी देते हैं, तो इसलिए हमें इस टॉपिक को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब क्या होता है आपने जगह जगह देखेंगे छोटे छोटे गांव में अगर जाते तो अपनी अपनी भैंस वगैरह होती है सब लोगों के पास, ठीक है। जब भैंस वगैरह होती है और क्या जब इसी काम को हम बहुत बड़े पैमाने पे करें, क्या यानी कि एक फार्म हाउस में करें, ठीक है, फार्म हाउस में करते हैं जहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ एनिमल्स यानी पालतू पशुओं की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वहाँ से मिलने वाले उत्पादन की भी जो
वहाँ से मिलने वाले जो उत्पादक होते हैं, यानी कि जो दूध हो गया, अंडे हो गया, जब ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है तो इसे ही पशुपालन कहते हैं। ठीक है, पशुपालन की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या क्या होती है, जब बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की देखभाल या पालन किया जाता है, इसे ही पशुपालन कहा जाता है। आपका ये चैप्टर इस टॉपिक पे आके ख़त्म होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है।